है, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर थे। एक सेकंड शिफ्ट में क्या आ रहा है दिक्कत? यस, तो ये एक एंटरप्रेन्योर थे, इंडियन बॉर्न हैं, लेकिन अमेरिका में काफ़ी सक्सेसफुल हुए। तो उनका कहना है, ए पर्सन हु सीज द प्रॉब्लम इज़ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान वो है जिसको कि परेशानी दिखती है, परेशानियां फेस करना पड़ता है। अ पर्सन हु फाइंड्स अ सॉल्यूशन इज़ विजनरी। मतलब अगर उस किसी प्रॉब्लम को अगर कोई पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करता है, उस चीज़ को मतलब उसका कोई सॉल्यूशन फाइंड करता है, तो उसके पास एक विजन है, एक दृष्टि है कि उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एंड द पर्सन हु गोज आउट एंड डज समथिंग अबाउट इट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब बोल रहा है कि उस प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, बट उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उस चीज़ को हम कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। आई थिंक ये चीज़ें इस लाइन से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी चैप्टर के एंड में हम आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, डिटेल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में सीखने को, समझने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नहीं तो मोटे तौर पे जितना एक्सप्लेन किया था वो काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद मैंने फिर क्यों रखा है स्पेशल क्लास, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम, develop a solution by taking required action and contributes to economy by creating a business out of it। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर वो है जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और फिर रिक्वायर्ड एक्शन, उसको उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में या उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में क्या आपका एक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है, इट मीन्स कि आपका स्ट्रेटजी होगा, कितना कैसे सोर्सेज, जो भी उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल करवाने होंगे, मतलब उन सब सारी चीज़ों को वही अकेले हैंडल करता है। Entrepreneur is the one who identifies a problem, develop a solution by taking required action। required action यहाँ पे आपको जरूरी है। Next, setting up a business based upon some idea to cater to society while taking some risk and working towards its growth to cater profits is called entrepreneur। ये सारा PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, पहले एक बार समझो इस चीज़ को। बोल रहा है कि सेटिंग अप ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमारे पास आइडिया होता है, हमारे माइंड में कुछ थॉट चलता है कि किस चीज़ को, किस सोसाइटी के किस नीड को हमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब हम कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस टाइप के इनोवेशंस में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। हमें रिस्क वेयर करना है, टेकिंग सम रिस्क एंड वर्किंग, कि पता नहीं मे भी सक्सेसफुल होगा या ना होगा, या किस टाइप की परेशानियाँ आगे हो सकती हैं, इसके लिए हर्डल। तो ये सारी चीज़ें एक क्या है, एंटरप्रेन्योर को बेयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि किसी भी हम, जैसे मान लो अब कोई सरकारी एम्प्लॉय है, कोई सरकार जैसे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू कहीं किसी दफ्तर में काम कर रहा है, तो वो क्या है, एम्प्लॉय। लेकिन आपका एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है उसके पास वो किसी की फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, वो उसका अपना खुद का बिजनेस होता है। जस्ट देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन एन एम्प्लॉयमेंट सिनारियो एन एम्प्लॉय गेट्स कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू देयर वर्क डिलीवर्स टू द वर्ल्ड। मतलब जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए उसको मंथली पेमेंट फिक्स्ड है, उस इंसेंटिव्स जो भी है, आपको TADA वगैरह वो फिक्स्ड होता है, और उतना उसका हक है, उसको उतना मिलता है। इट मीन्स कि क्या है कि जो भी उसका काम है, जो भी डिपार्टमेंट ने रोल डिफाइन कर रखा है उसके लिए, तो वो उस काम तक ही लिमिटेड है, वो उस काम तक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होगा,
An entrepreneur focuses on identifying problems, challenge in the society world. वो ये क्या करता है एंटरप्रेन्योर, जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पीपल्स फेस कर रहे हैं या फिर सोसाइटी की नीड है और अब तक नहीं किसी ने इनोवेशन किया है उसका, या किसी ने इनिशिएटिव लिया है, तो उसके लिए आपका अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो वो क्या है आपका, वो क्या कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो क्या करता है सोसाइटी के नीड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसे पता होना चाहिए, एटलीस्ट सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, समाज में क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन, और फिर उस सॉल्यूशन के लिए जो भी स्टेप्स, जो भी मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि वो हर तबके तक पहुँचे, हर पीपल्स तक पहुँचे। तो वो क्या होता है, मतलब ये 3 फेज, बेसिकली आपका 3 फेज होता है, जिसमें पहला फेज है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अभी नीचे के पॉइंट्स में आपको सारा दिखलाऊंगी ये। देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, और तीसरा क्या हो उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आपको एंटरप्रेन्योर समझ में आ रहा होगा। एंटरप्रेन्योर समझ में आया क्या होता है एंटरप्रेन्योर? यस, ठीक है ना। मैं कमेंट भी देख रही हूँ बेटा, तो जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बोला करो, ठीक है। कमेंट भी है मेरे पास, दूसरे स्क्रीन पे कमेंट भी मुझे दिख रहा है, तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम गूगल मीट से ही करेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक समझ लो, ये भी एक इनिशिएटिव था जो देखना था कि आप लोग लाइव चैट में कैसे होता है इंटरेक्शंस, ठीक है। Entrepreneurs are not job seekers, rather they are job providers. एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एम्प्लॉय फिक्स्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो वहाँ का एम्प्लॉय है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि ये क्या होता है, नॉट जॉब सीकर, मतलब किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं रैदर दे ये अपने सेटअप के थ्रू, अभी हम देखेंगे 1-2-4 एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर एक जॉब प्रोवाइडर कैसे है, ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी कंट्री जीडीपी एंड इकोनॉमी डिपेंड ऑन दियर एंटरप्रेन्योर्स। बोल रहा है किसी भी कंट्री, किसी भी देश का जीडीपी जो ग्रोथ है या फिर डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री कैसे बनता है, वो वहाँ का मेनली जो जीडीपी आपका एंटरप्रेन्योर से आता है। इट मीन्स कि जो हर एक को, हर समाज के हर एक पीपल्स को हक है और प्रयास भी करना चाहिए कि वो क्या करे, कुछ ना कुछ अपने क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसे कुछ ना कुछ जॉब करना ही है, ताकि वो अपने सबसे पहले तो अपने नीड को फुलफिल करेगा, फिर अपने परिवार को करेगा, फिर समाज को करेगा, इस तरीके से वो देश को करता है। ग्रोथ इन द एंटरप्रेन्योर लीड्स टू द ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर जितना राइज करेगा एक एंटरप्रेन्योर, उतना ही समझ लो कि देश भी हमारा तरक्की करेगा। दैट्स द वाई गवर्नमेंट इज़ हाईली प्रमोटिंग। यही एक रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है हमारी, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका ज़्यादा मेन फोकस होता है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। और आपने सुना भी होगा कि जो हमारे मन की बात में पीएम जो मोदी जी हैं, वो हमेशा कहते हैं टुडेज यूथ वांट्स टू बी जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर्स। जो आज के हमारे युवा वर्ग हैं वो जॉब क्रिएटर्स हैं, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट में क्रिएट करने वाले हैं, ये ना कि जॉब ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर, ठीक है। अब नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, इसके बाद हम देखते हैं इंटरप्राइज। इसमें कुछ टर्म्स आता है बेटा जो कि आपको समझना जरूरी है, ठीक है बेटा। कमेंट अननेसेसरी मत करना, अभी समझने की कोशिश करो। इंटरप्राइज क्या होता है, द बिजनेस सेटअप बाय एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एन इंटरप्राइज। जो भी सेटअप बनाता है एक एंटरप्रेन्योर, वो क्या कहलाता है आपका, वो इंटरप्राइज कहलाता है। स्टार्टअप क्या होता है, अब ये सारा पीडीएफ मैं आपको गूगल क्लासरूम में आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगी, तो पहले आप अभी सिर्फ समझिए, बाद में हम
आपको इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टार्टअप, अ बिजनेस और ए कंपनी इज कॉल्ड ए स्टार्टअप। जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई सा भी एज एंटरप्रेन्योर ही मैंने स्टार्ट किया, तो जो शुरुआत का फेज होता है, दिस वन इज स्टार्टअप। व्हेन इट इज इन इट्स इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि स्टार्टअप का मतलब है कि शुरुआत का पल, शुरुआत के दिन, वो क्या कहलाता है? स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप किया मतलब कि अभी हमने स्टार्ट ही करा है। व्हेन द फोकस इज ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट, जब हमारा सारा प्रयास होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं या जो भी हमने स्टार्टअप किया है वो हमारा मार्केट में मतलब पहुँचे तो पसंद किया जाए लोगों के द्वारा, मतलब वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में पसंद किया जाए। तीसरा है आपका बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू द कमर्शियल एक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, व्हिच पाथ इज रिलेटिवली टेस्टेड एंड देयर इज अ लो रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस क्या है कि बिजनेस आपका बसा बसाया समझ लो, एक तरीके से सेटअप मिल जाता है आपको और उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, तो दिस वन इज़ द बिजनेस। उसमें क्या होता है? रिस्क फैक्टर कम होता है। बिजनेस का मतलब है कि आपका रिस्क जो बियर करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसके बाद एक टर्म आता है एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्लियर एंटरप्रेन्योर होता क्या है। Entrepreneurship refers to an activity based on a new idea, a unique concept which entrepreneur is trying to bring reality। बोल रहे हैं कि जो मतलब रियलिटी का मतलब होता है वास्तविक जीवन में वैसी एक्टिविटी जो भी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडियाज़ लाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लासरूम में एक बार बताया था कि ओला का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो वो उस टाइम का नीड था मतलब कैसे जनरेट हुआ, वो नीड कैसे जनरेट हुआ। फाउंडर को जो भी ओला के जो फाउंडर थे उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने इस टाइप के नीड को समझा था, अपने खुद के लिए महसूस किया कि इस टाइप का कोई ऐसा फीचर होना चाहिए, तब उन्होंने ओला का कॉन्सेप्ट हमें दिया और वो आज देखो एक कितना सक्सेसफुल सेटअप है। तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि आपके माइंड में आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर कुछ ऐसा किया जाए तो वो काफ़ी फेमस हो सकता है या लोगों का जो लाइफ है वो कन्वीनियंट उससे हो सकता है। तो इस तरीके का सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। अब उस आइडिया को हम ठीक है, मेरे पास आइडिया है, मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हाँ, अगर इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से अगर कुछ काम किया जाए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली पीपल्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो उसने एक स्टार्टअप तो दे दिया, अब उसके बाद क्या होता है आपका, वो उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्या सेटअप होगा, उस चीज़ के लिए वो सोचता है। तो ये आपका हो गया मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है कि वेंचर को वो क्या करता है, सबसे पहले आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन से मेथड से, कौन से यूनिक कॉन्सेप्ट वो यूज कर सकता है, ताकि कम से कम लागत में, कम से कम सेटअप में उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा, उस चीज़ को वो अवेलेबल करवा पाएगा, मार्केट तक लेके आ पाएगा। दिस वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यहाँ पे देखो बिजनेसमैन क्या होता है। बिजनेसमैन का मतलब है कि कोई भी, मैंने बता दिया आपको, धीरू भाई अंबानी जी का बताया था, जो आज मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है, तो ये क्या है, इनको बिजनेसमैन आप कह सकते हो। रेमंड का जो भी अभी रेमंड कंपनी है, वो क्या है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, क्योंकि वो एक आपका मार्केट में जाना पहचाना ब्रांड है। बट यहाँ पे और एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में कैसे आप समझ सकते हो डिफरेंस, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि अंकल हैं, किसी के भी अंकल या कोई भी एक पर्सन है, अगर वो डिसाइड करता है एक शॉप खोलने का, जो कि ब्रांडेड क्लॉथ्स, जिसमें कि यंगस्टर्स के लिए ब्रांडेड क्लॉथ्स का एक क्लॉथ होगा। जैसे एक शोरूम खोला, मैंने एक शोरूम खोला जिसमें यंगस्टर्स जो भी हैं उनके लिए किसी ब्रांडेड कंपनी का मैं
क्लॉथ्स रख रही हूँ, बहुत सारे जो भी है ब्रांडेड रख रही हूँ, ब्रांडेड सामान रख रही हूँ, तो उसमें मुझे बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। मुझे पता है मार्केट उसका पिक पे है कि इस ब्रांड का अभी चल रहा है यंगस्टर्स में। जैसे फॉग का परफ्यूम ले लो, तो फॉग अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मुझे पता है कि कहीं से भी मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं फॉग के प्रोडक्ट्स बेचूंगी। तो वहाँ पे ये क्या है, बिजनेस हो गया। लेकिन अगर वही चीज़ मैं कुछ ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ कि ऐसा सोचो कि मैं खुद का अपना एक डिज़ाइन बनाती हूँ कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो कि पीपल्स के, जो कि यंगस्टर्स के इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि कौन से ओकेजन में किस टाइप का परफ्यूम लगाएगा। तो वो बिल्कुल टोटली क्या होगा, बिल्कुल मतलब वो उस टाइम पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो मे भी उसमें क्या है चांसेस कि आपका वो सक्सेसफुल भी हो सकता है या फिर लोगों के द्वारा नहीं भी पसंद किया जा सकता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को मैंने रिस्क बियर किया, रिस्क को उठा के इस चीज़ को मैं लॉन्च कर रही हूँ। तो वहाँ अननोन है प्रोडक्ट, मार्केट में बिल्कुल लोगों के लिए अननोन है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मे बी प्रोडक्ट पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो फिर जितना भी मेरी लागत था वो सब मुझे एज अ लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपका बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो देखो एक तरीके से आप अगर बाइफर्केशन करो, अगर ये पूछना चाहो कि भाई क्या है इसका ये बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको देखो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। इसका मीनिंग होता है कमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन ओल्ड आइडिया टेस्टेड कॉन्सेप्ट। बिजनेसमैन का मतलब है कि किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बैठा हुआ है, जाना बाजार में, मार्केट में उस ब्रांड को लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मतलब बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड सेटअप है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या है, बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक किसी न्यू आइडिया पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये क्या होता है, बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर होता है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो मार्केट में बिल्कुल अच्छा उसका पकड़ है। और ये क्या होता है, मार्केट लीडर। अगर मान लो पसंद आ गया प्रोडक्ट, एक एज ए एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो वो क्या हो गया, मार्केट लीडर हो गया। उसने सारे ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक एंटरप्रेन्योर मार्केट लीडर बन सकता है। उसके बाद बिजनेसमैन कैलकुलेटिव होता है, और ये क्या होता है, इनिशिएटिव। इसके बाद आपका है बिजनेसमैन रिस्क जो फैक्टर होता है, जैसे कि देखो नेचर मैंने बोला कैलकुलेटिव, यहाँ पे क्या है कि जो इसके प्रॉफिट लॉस है वो कैलकुलेशन होता है कि टर्नओवर कितना रहा, लास्ट ईयर इतना था तो इस साल इसका हमने जो भी प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो कितना रहा है, ठीक है। मृण्मयी बेटा अब ध्यान से सुनो, मैं अभी पूछूंगी अभी सबसे अभी, और एग्ज़ाम में भी मे बी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपका टर्म 2 के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए। और मैंने बोला ना अननेसेसरी बेटा वो भी मत करो, मैं सारा चैप्टर करवाऊंगी, कमेंट मत करो, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। रिस्क फैक्टर हो गया, जो बिजनेसमैन होता है उसे लेस, अभी सबके नाम के साथ कमेंट आ रहा है, मुझे सब ध्यान है, देख लेना। रिस्क फैक्टर बिजनेसमैन, और फिर अगर ऐसे करोगे, बहुत ज़्यादा चैटिंग करोगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूँगी, सोच लेना, है ना। देखो रिस्क फैक्टर में क्या हो जाता है आपका, बिजनेसमैन को रिस्क फैक्टर कम बियर करना पड़ता है, कंपैरेटिवली हाई होता है किसमें, एंटरप्रेन्योर को कंपैरेटिवली हाई रिस्क फैक्टर उठाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, मेथड कौन सा बिजनेसमैन में टेस्टेड एंड कन्वेंशनल जो पारंपरिक आ रहा है वो उस चीज़ को वो अडॉप्ट करता है सिंपली, और एंटरप्रेन्योर में न्यू मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। ओरिएंटेशन एम्फेसिस क्या होता है, जो भी है प्रॉफिट पे जोर दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो तो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल इन द सेंस कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए, इसके लिए वो क्या करता है, और वो स्ट्रगल करता है। एंड सेकंड थिंग कि वो लोगों के पीपल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है।
कंपटीशन वेरी हाई, चूँकि ब्रांडेड है तो आजकल देखते ही होंगे, ब्रांडेड है तो भाई आगे बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बिजनेस में टॉप पे बना रहना है तो कंपटीशन नेचुरली, अगर आपने एक पोजीशन गेन किया, फर्स्ट टॉप पोजीशन गेन किया है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने में आपको, आप जस्ट अपने क्लास से भी समझ सकते हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर आता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आपके प्रेशर होता है। तो सेम थिंग है, बिजनेसमैन में हाई कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होती है, और एंटरप्रेन्योर तो चूँकि अभी नया ही है, लॉस करने को उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें जो होता है आपका कंपटीशन वेरी लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स एंड फील्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं। तो पहला है आपका प्रोडक्ट बेस्ड, फिर होता है सर्विस बेस्ड, ये ध्यान में रखना कौन कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, इसमें देखो, are based on actual goods products which are tangible, that is they exist physically, can be touched and have a specific shape, design and weight. just for examples मैं समझाती हूँ आपको। मान लो किसी ने कोई पैडलॉक बनाया, ठीक है, और उस पैडलॉक को की के साथ साथ बायोमेट्रिक फिंगर टच से भी ओपन किया जा सकता हो। ऐसा अगर मान लो किसी बच्चे ने एक ऐसा पैडलॉक बनाया जो कि की से तो ओपन होता ही है, साथ में बायोमेट्रिक अगर फिंगर टच भी उसमें हो तो उससे भी वो खुल जाता हो। तो अब ये मान लो, ये क्या है, एक इनोवेशन है, न्यू आइडिया है कि हाँ कुछ ऐसा भी एक पैडलॉक बनाया जा सकता है जो कि की के अलावे बायोमेट्रिक फिंगर से भी ओपन होता हो, फिंगर टच या फिंगर सेंसर जो भी आपका इम्प्लीमेंट करके किसी ने कुछ ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट बनाया। मान लो किसी कंपनी को ये चीज़ अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, तो वो क्या करता है, और पैडलॉक, जिसने ऐसा पैडलॉक बनाया है उसने क्या किया, कॉपीराइट लिया इसका, कि ताकि कोई इसको कॉपी मतलब चुरा के इस चीज़ को मार्केट में ना, उसके विदाउट परमिशन मार्केट में ना ले आए। तो अब किसी कंपनी को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है या इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि हाँ इस टाइप का पैडलॉक का डिमांड हो सकता है मार्केट में, तो वो क्या करती है कि उससे लाइसेंस परचेज करा कंपनी ने, और कंपनी क्या करेगी, जो भी कॉपीराइटर है उससे लाइसेंस परचेज करके और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या है वहाँ से पूरे मार्केट में अवेलेबल करवाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड में आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, मतलब जो भी फिजिकल एंड टेंजेबल होता है, जिसमें शेप डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड किस टाइप के हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोड्यूसिंग गुड्स इन अ स्पेसिफिक शेप एंड डिज़ाइन यूजिंग स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके कुछ डिज़ाइन और शेप में उसको प्रोडक्ट को ढाला जाता है। तो ये किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है, प्लास्टिक पॉलीमर्स हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर रिसाइकेबल भी हो सकते हैं, कोई भी फुटवेयर हो सकता है, एनीथिंग। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ मेंशन कर दिया है। इसके बाद देखिए ट्रेडिंग बेस्ड में क्या होता है, ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रॉम प्रोड्यूसर and then selling them in market with a profit margin। ट्रेड मीन्स व्यापार। कैसे करना व्यापार भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं, कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, बायर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उस कंपनी से प्रोडक्ट को बाई करेगा। और फिर जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, हु बाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बाई करेगा। होलसेलर वो डिस्ट्रीब्यूटर से बाई करता है, और रिटेलर क्या करेगा, ये आपका होलसेलर से बाई करके कंज्यूमर तक, कस्टमर्स तक इस चीज़ को पहुंचाता है। तो अब देखो इसमें क्या है, ट्रेडिंग में हम, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा अपना, हम खुद का किसी भी प्रोडक्ट को सेव कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे। बट ट्रेडर्स में क्या होता है कि हमें ट्रेडर्स डू नॉट टेक ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, मतलब उस गुड को, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल
इमेजिन करो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए हम उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते ना, हम सिंपली जो भी है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर वाला चेन चलता है यहाँ पे। तो यही है आपका ट्रेडिंग बेस्ड जो भी ऑर्गेनाइज कंपनी होती है या बिजनेस होता है, उसमें आपका ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको ग्लास खरीदना है, प्लेट खरीदना है, या फिर आपको पेन पेंसिल खरीदना है, तो आप इसका क्या करते हो, आप सिंपली जाके मार्केट से परचेज करके लेके आते हो। तो ये क्या हुआ, ट्रेडिंग टाइप का हो गया आपका। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसमें कैसे हम एज अ एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग जो भी है हमारा ट्रेडिंग फील्ड्स है, तो उसमें कैसे हम एज अ ट्रेडिंग बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड, आई थिंक क्लियर हो गया। ट्रेडिंग बेस्ड में आ गया कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और टेक्निकल प्रोडक्ट। जैसे मान लो अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसे बाई करूँगी ना, या मैन्युफैक्चर करूँगी, नहीं, सिंपली बाई करूँगी। कोई भी जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी इसका होलसेलर या रिटेलर, कहीं से भी मैं इस क्या करूँगी, इस चीज़ को लूँगी। अब यहाँ पे देखो इसमें कैसे है, इसमें कैसे है आपका कैसे हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो देखो, टॉय फ्रॉम थ्रैश बाय अरविंद गुप्ता थे। तो इन्होंने क्या किया, रिसाइकलर वेस्ट मटेरियल से टॉयज बनाए, जो कि टॉय छोटे छोटे खिलौने बनाए बच्चों को, स्पेशली जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता है, बहुत रूरल एरियाज़ में जहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों को, वहाँ पे अरविंद गुप्ता जी ने वैसे बच्चों के लिए रिसाइकलर वेस्ट मटेरियल से कुछ टॉयज बनाए जो कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। और वहाँ से उन्होंने क्या करा, वहाँ पे टॉयज की हेल्प से जो फिजिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर, मतलब बच्चों के लिए बनाया। तो इस सब चीज़ों से ना बच्चों को वो चीज़ें, मतलब बुक के अलावा अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से दिखाया जाए चीज़ों, तो वो जल्दी ग्रास्प होती है बच्चों को। तो ये चीज़ें वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ बच्चों में, और उस मेथड को इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, ठीक है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मतलब प्रोडक्ट क्या है, टॉयज बनाया किसने, जो भी इसके एंटरप्रेन्योर जो भी थे, अरविंद गुप्ता थे, नेक्स्ट आप भी हो सकते हो। तो कोई भी इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए आप में, ऐसा नहीं है कि वो हम और आप में से ही कोई एक एंटरप्रेन्योर होता है जो हमारे नीड्स को, जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इस तरीके के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अरविंद गुप्ता ने किया तो हम नहीं कर सकते। अरविंद गुप्ता कौन थे, हम में से ही कोई एक था, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रीशियन का हम हेल्प लेते हैं, या फिर आप जो भी है दूध वाला आता है, या मोबाइल ख़राब हो जाए तो हम मोबाइल बनने के लिए देते हैं, घड़ी ख़राब हो जाए घड़ी बनने के लिए देते हैं, ग्रॉसरी डिलीवरीज हैं, या फिर पिज़्ज़ा मंगवाते हो आप अपने घर में तो कुरियर आ जाता है, लेटर आता है, या फिर अमेजोन से आप, या कहीं से भी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो आता है ना कुरियर बॉय आपके यहाँ देने के लिए। तो ये क्या है, सर्विस बेस्ड है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजेबल प्रोडक्ट वाइल द सर्विस प्रोडक्ट में हम फिजिकल टेंजेबल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेवा को लोगों तक दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जस्ट फॉर डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या हो गया, सर्विस बेस्ड आपका एंटरप्रेन्योर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, इसका एग्जांपल है आपका अर्बन क्लैप आपने सुना होगा, सबने सुना है अर्बन क्लैप के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, आपको घर में पेंट होना है, तो आप अर्बन क्लैप पे रजिस्ट्रेशन करो, आप ढूंढो और बिल्कुल आपके घर पे आ जाएगा। कहीं आपको किसी शॉप में, मार्केट में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जस्ट आप अर्बन क्लैप पे आप अपने नीड को रजिस्टर करो, और जो भी आपका सर्विसमैन है आपके घर पे, आपके दरवाजे पे नेक्स्ट घंटे 2 घंटे में दिख जाएगा। तो ये होता है सर्विस। ये लोगों की ज़रूरतों को पहचाना। अगर मान लो बहुत सारे घरों में आजकल लोगों के पास टाइम कम है, तो वो चाहते हैं, और एक तो रिलायबल भी होना चाहिए,
क्राइम्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या होता है, जितने भी आते हैं यहाँ सर्विस वेंडर्स होते हैं वो सब रजिस्टर्ड होते हैं और वो बिल्कुल आपका सेफ एंड सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपके घर में आके। इसके को फाउंडर कौन थे बेटा? वरुण खेतान एंड राघव चंद्रा अविराज भल, ये इसके को फाउंडर थे अर्बन क्लैब के। अब देखो तीसरा क्या होता है आपका? टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइज। हमने 2 टाइप का इंटरप्राइज देखा, फर्स्ट था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था ट्रेड, तीसरा है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइज। द इंटरप्राइज बोथ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दैट आर बेस्ड ऑन ICT। ये दोनों टाइप का हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है और इंटरप्राइज बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कि जिसमें कि टेक्नोलॉजी ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वो क्या होता है? टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइज। अब जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, NIIT है, तो ये सब क्या है? ये कंपनीज है आपका टेक्नोलॉजी ये जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रही हैं। तो ये सॉल्यूशंस किस टाइप में हो सकता है? अब जैसे लैपटॉप परचेज करना है तो आप HP का ले लो, डेल का ले लो, किसी का भी लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो ये हम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवा कौन सा कर रहे हैं? ये कौन से एंटरप्राइज के मतलब के उसमें आएगा रेंज में? तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइज के रेंज में आएगा। या फिर अगर मान लो आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपने सर्विसमैन को बुलाया, या भी कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको सेटअप करने नहीं आ रहा, तो ये सब टेक्नोलॉजी मतलब हम सेटअप भी दे सकते हैं ICT से रिलेटेड। एंड सेकंड थिंग कि उस प्रोडक्ट को जो भी आपका टेक्निकल डिवाइसेस है उसको हम सेल भी करना, ये दोनों इस कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर एट वेरियस लेवल, इसमें क्या है आपका कि एंटरप्रेन्योर के कौन सा हो सकता है? तो देखो, द स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज आर नोन एज SME, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, E फॉर इंटरप्राइज। स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज आर नोन एज SME। अभी हम देखेंगे लार्ज स्केल एंटरप्राइज आर नोन एज L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल और E फॉर इंटरप्राइज। ठीक है। मतलब इसका कैटेगराइजेशन है वेरियस लेवल में कैसे होता है। पहले क्या होता है, अगर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है, कोई स्मॉल और मीडियम सेटअप है, तो उसको हम SMP, हम शॉर्ट फॉर्म में SMP भी कह सकते हैं। अगर मान लो कोई लार्ज सेटअप है तो उसको हम लार्ज स्केल LSE इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है इसका, समटाइम इंटरप्राइजेज आर इनोवेटिव ड्राइवन, hence called as innovative driven enterprise। ठीक है। इनोवेटिव का मतलब है नई तकनीक, नई खोज पे कुछ चीज़ें बेस्ड होती हैं कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं? IDE। अभी ये देखो एग्जांपल से, अभी मैं आपको MCQs भी इससे कुछ करवाऊंगी तो आपको बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, वेट, नेक्स्ट यहाँ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिखेगा भी। अब देखो, इन 2 फ्लिपकार्ट की कहानी सुनो। क्या है फ्लिपकार्ट? इतना हमारा इंडिया का ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, और इसके फेमस होने और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले 2006 में 2 यंग इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT दिल्ली वर्किंग एट Amazon.com। 2006 में 2 इंजीनियर्स थे हमारे यहाँ के जो Amazon.com में काम कर रहे थे। IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंडियन कंज्यूमर प्रोफाइल एट दैट टाइम वाज चेंजिंग। जो उस समय समाज की नीड थी, 2006 की बात कर रहे हैं हम। उस समय समाज की नीड थी, समाज में रिक्वायरमेंट थी कि कुछ ऐसा वेबसाइट हो जो कि जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन की सर्विस काफ़ी अच्छी है, नेचुरली काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो भी इंडियन पीपल्स थे उनके मन में थोड़ा अभी भी होता है, इनफैक्ट अभी भी ये रहता है कि नहीं, सामान तो अभी हमारे हाथ में आया नहीं और पेमेंट पहले कर दे, कहीं पेमेंट किसी दूसरे, और इतना टेक्निकली साउंड भी नहीं थे। अगर पेमेंट किया, मान लो डिजिटल ट्रांसफ़र होने में इधर उधर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब चूँकि लिमिटेड सोर्सेज हैं तो नेचुरली लोग डरते थे इस चीज़ को कि कैसे हम
हम पहले हम पेमेंट कर दें और पता नहीं प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा भी ना आएगा। तो इस तरीके से मतलब लोग ऐसा चाहते थे कि प्रोडक्ट ठीक है ऑनलाइन दिखे तो और उसको वो परचेज भी करे, बट पेमेंट करे तब जबकि वो प्रोडक्ट उनके हाथ में आ जाए और वो कैश भी दे सके। ऐसा सुविधा होना चाहिए कि कैश भी दे सके, अगर यूज़र और अगर कस्टमर डिजिटली ट्रांसफ़र करना चाह रहा है उस चीज़ को तो वो डिजिटली भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस समय देखो ये जो इनका नाम है बिनी बंसल, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, ये जो को फाउंडर थे, 2 इंजीनियर्स थे। इन्होंने सबसे पहले 2006 में बेंगलोर में एक बुक की सेलिंग से स्टार्ट करी अपना मतलब इस वेबसाइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ बुक सेलिंग तक ही लिमिटेड था। और इसमें जो उन्होंने सबसे पहले स्कूटर पे डिलीवर करना, विद इन द सिटी स्कूटर पे बुक्स को डिलीवर करना शुरू किया। लेकिन थोड़े ही समय में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, सिर्फ इस चीज़ को बुक्स तक ही बाउंड नहीं करना है। उन्होंने बहुत सारे कुछ जो भी इसका सेटअप था आसपास के लोकल एरियाज से वेंडर्स को और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, रिटेलर थे, उनसे कंसल्ट करके एक ऐसा सेटअप बनाया जो बुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें, ग्रॉसरी भी है आपकी, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी। ठीक है, यहाँ देखो यही भी लिखा हुआ है, सो थॉट ऑफ लॉन्चिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ्लिपकार्ट इन 2007। 2007 में फ्लिपकार्ट मतलब पूरी तरीके से एक स्मॉल अपार्टमेंट बेंगलोर से स्टार्ट करा। Initially they started with books. They used to deliver board across the city on scooter. Scooter पे लोगों को डिलीवर करने चाहते थे बुक्स को। Soon they realized they had a longer target audience and expanded to offer a wide variety of goods. जल्दी ही उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, बुक्स के अलावा भी लोग और भी चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं जो चाह रहे हैं कि ऐसे ही सुविधा, बुक्स की तरह ही सुविधा उनको उस चीज़ के लिए भी मिले। तब उन्होंने फ्लिपकार्ट को और क्या किया, और एक वाइड स्पेक्ट्रम देना स्टार्ट करा। यहाँ देखो इसमें सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसकी मैं हमेशा बात कर रही हूँ। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो फर्स्ट नीड है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो देयर वेयर नॉट मेनी इंडियन बेस्ड ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स। उस समय क्या था कि सेलिंग वेबसाइट्स 2007 में आया था, तो उस टाइम की बात कर रही हूँ कि उस समय हमारा जो था सेलिंग वेबसाइट्स नहीं थे, बहुत उसकी रिक्वायरमेंट थी। पीपल्स वेयर नॉट रेडी टू पे अंटिल दे हैव द प्रोडक्ट इन देयर हैंड्स, बताया जैसे मैंने आपको। इसके बाद प्रोडक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड इन एग्रीड अपॉन टाइम। अगर मान लो कि ठीक है वेबसाइट पे देखा, प्रोडक्ट भी दिख गया, पेमेंट भी बाद में ले रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि अभी मैंने ऑर्डर किया और मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहा है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो उसमें उन्होंने ये कॉन्स्टेंट भी रखा कि नहीं, आप प्रोडक्ट देखिए, पसंद कीजिए, आपके पसंद का प्रोडक्ट, और पेमेंट तब कीजिएगा जब आपके घर पे आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाएगा, और विद इन द 2 और 3 डेज, मतलब जो भी कन्वीनियंट टाइम है, मैक्सिमम 7 डेज वो प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। तो इस तरीके से लोगों को अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, और उन्होंने क्या करा, फेथ बंधा ना, लोगों का, कस्टमर्स का फेथ बंधा कि अच्छा ठीक है, ये इसमें कोई परेशानी नुकसान, और एक क्या था, रिटर्न का भी इसमें स्कीम था कि अगर नहीं आ रहा है इनकी समझ में तो आप रिटर्न भी कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूँगी। Flipkart became India's largest home-grown e-commerce platform, started with a small investment of 6,500, मतलब 6500 रुपये से स्टार्ट हुआ था ये बिजनेस। It grew exponentially to 4 करोड़ in 2 years। 2 साल में ही ये क्या हुआ आपका, 2 साल में ही ये 4 करोड़ इसका टर्नओवर हो गया, और उसके बाद ये अगले साल 20 करोड़। मतलब सोच लो, अभी इसका बहुत ही
जो भी प्रॉफिट है, तो इस तरीके से देखो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये बिल्कुल अमेजॉन के टक्कर का, अभी आपको फ्लिपकार्ट इंडिया में अमेजॉन के टक्कर का वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहाँ से कि सेलिंग और परचेजिंग किया जा सकता है। तो ये था एक एंटरप्रेन्योर बनने की, एंटरप्रेन्योर से बिजनेसमैन कह सकते हो आप बनने की कहानी। तो इस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है। ऑल रोल्स ही हैज़ टू, एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ मैं, ऑल रोल्स ही हैज़ टू परफॉर्म फ्रॉम ऑनर टू लोएस्ट लेवल ऑफ वर्क। मतलब क्या है, मालिक भी वही है, नौकर भी वही है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटरप्रेन्योर मालिक का भी रोल निभाता है, ऑनर का भी, और लोएस्ट लेवल ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ें उसे करनी पड़ती है, ये चीज़ें उसके जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके जॉब की नीड है। एन एम्प्लॉय इज असाइंड और गिवन प्री डिफाइंड फिक्स्ड रोल। जबकि एंटरप्रेन्योर में क्या है, खुद ही मालिक है, खुद ही नीचे का भी कर्मचारी है। दूसरा एम्प्लॉय में क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड रोल दिया जाता है कि भाई आपको इतना टाइप करना है, भाई आपको ये चीज़ करना है। मतलब एक फिक्स्ड जॉब दिया हुआ है कि आपको आपका ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे तक है और आपको आज ये काम करना है। तो ये होता है एम्प्लॉय। मैनेज ऑल रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मनी, जो भी चाहिए एंटरप्रेन्योर को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जबकि एक एम्प्लॉय क्या होता है, उसको सिर्फ वो उसके लिए उसको मैनेजमेंट का कोई वैसा रोल नहीं रहता मैनेजमेंट हैंडल करने में। उसको तो बस बिल्ड किया हुआ सेटअप मिलता है और उसके अंदर उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर 24/7 आवर वर्क करता है, जबकि हमारा जो एम्प्लॉय है उसका टाइमिंग फिक्स्ड होता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन में अगर मान लो कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा या फिर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो कैसे एक नए स्टार्टअप को कैसे हाई लेवल तक ले जाएगा। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की बेसिक नीड है। इसके बाद है वेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन और डिसाइड्स ओनली दैट मच डिफाइंड इन हिज रोल। बल्कि लेकिन एम्प्लॉय को क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो भी हायर अथॉरिटी है उससे जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसको उसे फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ मैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसकी दो नाम बताऊंगी। रितेश अग्रवाल फाउंडेड ओयो रूम्स, सुना होगा आपने। एट द एज ऑफ 18, कहने का मतलब है 18 आने वाला है तुम लोगों का भी, तो गेट रेडी। ओयो जैसा कुछ ऐसा करो कि कुछ घर में, परिवार में, देश में कुछ नाम हो। ठीक है ना। दूसरा है रीचाकर। एट द एज ऑफ 30 शी फाउंडेड हर ओन वेंचर जिवामी, चेंज्ड द वे वुमेन थिंक टू, मतलब वियर क्लॉथ्स, वुमेन के क्लॉथ से रिलेटेड जिवामी था, इन्होंने 30 के एज में फाउंड किया। तो ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। दूसरा, 2 सक्सेसफुल एम्प्लॉय कौन थे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं। एम्प्लॉय एक सुंदर पिचाई, आपने नाम सुना होगा, ये गूगल के सीईओ हैं। और दूसरा सत्यम नडेला जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं। ये आप सक्सेसफुल एम्प्लॉय हैं। अब इसके बाद देखो रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर, नो गारंटी ऑफ पे चेक। रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है भाई, कि इसमें कहीं से ऐसा नहीं होता कि अब मंथ का एंड होने वाला है तो अब हमें जो हमने काम किया था पूरे मंथ उसका चेक बन के आ जाएगा और मेरे हाथ में 11,000, 12,000, 50,000 जो भी तनख्वाह फिक्स, एक एम्प्लॉय की फिक्स्ड सैलरी होती है वो मेरे हाथ में आ जाएगा। मतलब एंटरप्रेन्योर को ये फिक्स्ड चेक नहीं मिलता है। नो रेगुलर इनकम, कोई कभी किसी दिन बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, तो ये सब रिस्क उसको उठाना पड़ेगा। नो पर्सनल टाइम, और कभी भी
किसी भी समय उसको अपने जो भी सेटअप है, स्टार्टअप है, उसको उसके लिए उसको अपना कोई अपनी लाइफ का जो टाइम उसको मतलब डिफाइन नहीं है कि आपको 9 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक आपको अपने शॉप पे बैठना। वो जितना मेहनत करेगा, जितना टाइम देगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंटरप्राइज को, अपने सेटअप को, वो उतना ही ज़्यादा बिल्डअप होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। तो ये आपका रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है कि इसमें टाइम नहीं होता बेचारी के पास, दूसरा कि फिक्स्ड इनकम नहीं होता, और तीसरा क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि मंथ के एंड में आपको पे चेक मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो रिवार्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। यू लिव योर पैशन, मतलब आप अपने ढंग से जी पाते हो, आपके माइंड में जो थॉट है आप एक डेडिकेशन के साथ उसमें काम करते हैं, क्योंकि आपका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिर्फ अपनी होती है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी है, तो इसलिए ज़्यादा आप क्या करते हो उसमें डेडिकेशन के साथ वर्क करते हो। ग्रेट बॉस, बी योर ओन बॉस, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ता है, तो हम अपने खुद का बॉस होते हैं। ओन टाइम, अपने समय के अनुसार, कभी मान लो कभी आज मूड नहीं हुआ तो 1 घंटा लेट चले गए, या फिर नेक्स्ट डे हम रात तक कर सकते हैं काम। तो ऐसा नहीं है ना कि भाई आपका ऑफिस आवर खत्म हो गया, चलो अब सारे एम्प्लॉय जा चुके हैं, अब ऑफिस भी बंद होना है, ऐसा नहीं होता। आप अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समय दे सकते हैं। लोकेशन, मान लो अब एम्प्लॉय में है, एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको तो मैंडेटरी है वहीं पे ज्वाइन करना है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए लोकेशन जरूरी नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को सिलेक्शन कर सकता है। मॉनेटरी गेन्स, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका अपना बेनिफिट है। ठीक है, अब इस लाइन को देखना कैसे एक लार्ज जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर पे क्यों जोर दिया गया, सिलेबस में इंक्लूड किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि पीएम भी बोलते हैं, अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी ना कि जॉब प्रोवाइडर है, जॉब सीकर नहीं है। हमें जो आज के यूथ हैं, आज के यूथ को क्या बनना है? जॉब प्रोवाइडर, ना कि जॉब सीकर। और कैसे आप बन सकते हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आप इस चीज़ को ला सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, एन एंटरप्रेन्योर कैन मेक लार्जर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन एंड सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल एज हर और हिज, जो भी हो सकता है, वेंचर, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, कुछ भी, हर और हिज में अब कोई डिफरेंस नहीं है। वेंचर कैन मेक इम्पैक्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स में वो दे सकता है अपना योगदान। नॉट ओनली इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑल्सो मेक कंट्रीब्यूशन सोशली, फाइनेंशियली एंड सो ऑन। जो आपका अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया में जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अब मतलब इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है कि एक इसलिए इतना जो आपका जो स्किल, वोकेशनल स्किल का जो हमारा सिलेबस है, उस चीज़ को इतना इंट्रोड्यूस करने के पीछे यही एक रीज़न है, क्योंकि हमारी कंट्री का जीडीपी तभी हाई हो सकता है, हम एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री तभी हो सकते हैं जब हर एक का योगदान होगा इस तरक्की में। और वो कैसे हो सकता है? हम एज ए एंटरप्रेन्योर बन के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो एक एग्जांपल देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा है, इंस्पिरेशनल भी है। फॉर एग्जांपल, मिर्ची एंड मिमी इज़ एन इनोवेटिव रेस्टोरेंट इन द पोवाई एरिया ऑफ मुंबई के किसी जगह पोवाई एरिया में मिर्ची एंड मिमी नाम का एक रेस्टोरेंट है। दैट बोर्ड्स ऑफ ए फ्रेंडली स्टाफ ऑफ 27 सर्वर, जिसमें कि 27 सर्वर्स हैं, वेटर्स कह सकते हो। ऑल ऑफ हुम आर हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, जो कि हियरिंग एंड स्पीच, जो कि बोल नहीं सकते और ना ही क्या सुन सकते हैं। दिस माइंड इज कंट्रीब्यूटिंग सोशली सो मच टू द सोसाइटी। अब सोचो कि इसने कैसे लोगों को सर्विस में रखा हुआ है जो कि देख और सुन नहीं सकते, फिजिकली इम्पेयर्ड हैं। तो ये ऐसे लोगों को जनरली लोग
क्या करते हैं, कोई सर्विस देता है, नहीं देता है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर आपने एक तरीके से कंट्रीब्यूशन किया ना। अब जो भी ऐसे लोग थे जो कैपेबल थे, वो चाहते थे, लेकिन अपनी इस कमी की वजह से उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो वैसे लोगों को भी आप शरण दे सकते हैं एक अपना स्टार्टअप करके। अगर आप में कुछ ऐसा थॉट है तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप समाज में भी योगदान दे सकते हो, दूसरे लोगों की भलाई का भी काम किया जा सकता है एज एंटरप्रेन्योर बन के। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंज इन एंटरप्रेन्योरशिप, गिविंग अप अ कैरियर, टीम बिल्डिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, प्रॉपर पीपल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशंस, तो ये सारे आपके चैलेंजेज हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप समझ जाइएगा। entrepreneurship development process, finding the right business idea, developing the business plan, get finances, money, or understand customer needs to get paying customer, launch your product service। तो ये था, दिस वन इज़ ऑल अबाउट entrepreneurship। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट में लिखो समझ में आया या नहीं, फिर मैं आपको चलो ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, मैं आकांक्षा से पूछती हूँ। हाँ आकांक्षा, बेटा कहाँ तक लैग तो नहीं हो रहा ना वीडियो? हाँ, तो अभी तक कहाँ, मतलब कौन सा वर्ड सुन रहे हो अभी आप? अच्छा, मतलब चैलेंजेज हो गया, चैलेंजेज आ गया, डेवलप अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया ना? हाँ ठीक है फिर बेटा, ओके ठीक है। तो आई थिंक 1 आवर हो गया है, छुट्टी का दिन है, तो तुम लोग भी इंजॉय करो। इसके क्वेश्चंस आंसर्स हम नेक्स्ट जो हमारी कमिंग क्लासेस हैं, या फिर मैं देखती हूँ अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है बेटा, रखो, एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ में आपको इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQs वगैरह हैं वो मैं आपको, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक क्लास हम और रखेंगे, उसमें हम ग्रीन स्किल भी हमें डिस्कस करना है। तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम एटलीस्ट ये दो चैप्टर तो हमें कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है बेटा, तो अभी आप लीव करें, लीव करें बच्चा, मैसेज करो मृन्मयी, आप क्यों नहीं कर रही? मृन्मयी चली गई, मृन्मयी आ गया है, चल बेटा रखो, बाय बाय बेटा। OBS पे